अरे रिंकू बेटा, तू यहाँ? बताया भी नहीं। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ। आप तो बाहर ही खड़े करके सवाल करने वाली हो क्या? चलो घर में चलते माँ। अरे बेटी, तुझे इतने दिनों बाद देखा ना, इसीलिए इतनी खुशी हो रही है। चल अंदर चल। अब तू यहाँ आ गई है तो इस बार जल्दी मत करना, थोड़े ज़्यादा दिन रुकना। आप चिंता मत करो माँ, इस बार तो मैं पूरे 2 महीने के लिए आई हूँ। क्या 2 महीने? क्या हुआ माँ, आपको खुशी नहीं हुई क्या? अरे नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। तेरा ही घर है, तू जितने दिन चाहे उतने दिन रहना। लेकिन तू यहाँ है तो दामाद जी का ख्याल कौन रखेगा? अरे माँ, आप उनकी चिंता मत करो, उनका खाने पीने का सब मेरी देवरानी देख लेगी। वैसे देवरानी से याद आया, हमारी मैडम किधर है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। कोई काम करती भी है या नहीं? अरे धीरे बोल, वो सुन लेगी। वैसे माँ, मुझे पता है कि आप, भैया, पापा कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे, लेकिन क्या मेरा इस घर में रहना भाभी को पसंद आएगा? अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कहा तो? अरे वो क्यों कुछ बोलेगी, कोमल बहुत ही अच्छी लड़की है, सबका ख्याल रखती है। उन लोगों ने तो भाग के शादी की, इसलिए मुझे पसंद नहीं आया। लेकिन उस लड़की में कोई बुराई नहीं है, उसका दिल भी बहुत साफ है। अरे वाह, इतना प्यार! तभी वहाँ पर कोमल आती है। अरे आओ बहू, इसे मिलो, रिंकू, ये तेरी ननंद है। नमस्ते दीदी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। देखो ना, अभी इन दोनों ने भाग के शादी कर ली, इसलिए आज हमें ऐसे अजनबी के जैसे मिलना पड़ रहा है। भाई ने तो पहले जान पहचान भी नहीं कराई, मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं रही। वैसे आपका बैग देखकर लग रहा है कि आप कम से कम 1-2 महीने के लिए तो आई ही होगी, तो जान पहचान भी हो ही जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देखा माँ, इसके तेवर, लगता है मेरे आने से आपकी बहू को खुशी नहीं हुई है। ऐसा कब कहा उसने? तू तो बस बात का बतंगड़ बना रही है, और इतना ताना मारेगी तो वो क्या चुपचाप सुनती रहेगी? चल अब फ्रेश हो जा, और ये तेरा सामान भी अंदर रख दे। फिर रिंकू अपने कमरे में आकर अपने पति को फ़ोन लगाती है। हेलो, हाँ मैं अच्छे से पहुँच गई। तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? नहीं, मुझे लगा था ये बहुत आसान होगा, लेकिन ये कोमल तो बड़ी चालू निकली। उसने तो सबको मुट्ठी में कर लिया है। पहले तो माँ ही उसके खिलाफ थी, लेकिन अब तो उसकी वफादारी करती है। तो तुम कौन सी कम हो? कोई खुरापते आइडियाज निकालो तुम्हारे, और उन दोनों में दरार डालो। सही कहा तुमने, अब ये खेल तो किचन से ही चालू होगा। फिर सब लोग खाना खाने बैठते हैं। वाह माँ, इतने दिनों बाद तुम्हारे हाथ का सूप पीकर तो मज़ा ही आ गया। आपके जैसा सूप तो कोई भी नहीं बना सकता, खुशबू से ही पता चल जाता है कि ये आपने बनाया है। अरे बेटी, इतना मक्खन मत लगा अपनी माँ को, और ये सूप तेरी भाभी कोमल ने बनाया है, तारीफ ही करनी है तो उसकी कर। हैं? तभी मैं सोचूं कि ये इतना पतला क्यों बना है, और इसमें चिकन के पीस भी बहुत कम है। अरे दीदी, सूप अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए वो पतला है। थोड़ा ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। हमें क्या पता था कि आप आज आने वाली हो। ये सूप तो बस हम चारों के लिए बनाया था, अगर पहले पता होता तो मार्केट से चिकन ज़्यादा ले आती। रिंकू को कोमल ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, पर वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। खाना होने के बाद रिंकू अपने माँ के पास आती है। माँ, देखा आपने, भाभी ने तो सारी रसोई अपने नाम कर दी है। आपने देखा ना, पापा भी कैसे उसकी साइड ले रहे थे। कुछ करो माँ, नहीं तो सब हाथ से चला जाएगा। ये क्या बोल रही है तू? सच बोल रही हूँ माँ, ये आजकल की लड़कियाँ बहुत चालू होती है। पहले तो मीठी मीठी बातें करके सबको फुसलाती है, घर का सारा काम करने का नाटक भी करती है, और जब सब उस पर विश्वास करने लगे तो सबको लूट कर भाग जाती है। आपको होशियार रहना चाहिए माँ, कहीं आपको भी चूना लगा के भाग ना जाए। सही कहा रिंकू तूने, यह आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मैं ये शादी के खिलाफ थी। लेकिन मेरी कोई सुने तो ना। अब तू देखती जा मैं कल क्या करती हूँ। अगले दिन सुबह। कोमल, कोमल, जरा इधर तो आना। क्या हुआ माँ जी? आज से खाना मैं बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए, उसकी सारी मनपसंद चीज़ें बनाऊंगी। मम्मी जी, मेरे होते हुए आप खाना क्यों बनाएगी? आप मुझे बताइए, उन्हें क्या क्या पसंद है। वैसे भी आपके पैरों में बहुत दर्द होता है, आप आराम करो।
फिर मालती रिंकी के पास आती है और उसे वो सब बता देती है। देखा माँ आपने, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, आज तो इसने आपको बस किचन से ही बाहर निकाला है, कल तो वो आपको घर से भी बाहर निकाल देगी। हाँ बेटी, तूने सही कहा, इसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, ये तो हमें कल घर से भी बाहर निकाल सकती है। इस तरह रिंकी अपनी माँ को बहला फुसलाकर अपनी तरफ कर देती है। अब आगे क्या करना है? आप उसकी टेंशन मत लो माँ, उसे तो मैं देख लूँगी, समीर को भी उसका असली चेहरा दिखा दूँगी। अरे दीदी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? कुछ नहीं समीर, तुम रहने दो। अगर तुम्हें कुछ कहा तो तुम गलत समझोगे। अरे लेकिन तुम बोलोगे ही नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? क्या बताऊँ समीर, ये भाभी तो माँ का ख्याल ही नहीं रखती। क्यों, क्या किया कोमल ने? आपको पता है ना कि माँ के पैरों में कितना दर्द होता है, लेकिन मेरे आने की वजह से भाभी खुश नहीं है। उन्होंने माँ से कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक खाना वही बनाएगी, और घर में झाड़ू पोछा भी माँ को ही करने को कहा, और बोल रही थी कि अगर आपसे नहीं होगा तो आपकी बेटी से काम करवाओ। अगर मेरे यहाँ आने से इतनी तकलीफ़ होती है तो मुझे बता दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन माँ के ऊपर ये जुल्म मैं सहन नहीं कर सकती। अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रही हो? कोमल ऐसी नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। आज तक तो उसने माँ से ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की, और उनको घर के काम पर लगाना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हाँ, अब तो तेरी बीवी आ गई है ना, मुझ पर भरोसा क्यों करेगा तू? अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो जाकर माँ से ही पूछ लो। फिर समीर अपनी माँ के पास आता है। माँ, क्या कोमल आपसे पूरा घर का काम करवाती है? हाँ बेटा, अब तुझसे क्या छुपाना, तू ऑफिस चले जाने के बाद पहले भी मुझसे ये घर का काम करवाती थी, और आज तो उसने मुझे कहा कि जब तक रिंकी घर पे है तब तक घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। पहले तो सिर्फ घर का काम ही करवाती थी, लेकिन आज कहा कि बाजार से सब्जी लेकर आओ वरना आपको खाना नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, मैं कोमल से बात करता हूँ। फिर समीर अपने रूम में आता है। क्या हुआ समीर, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? और तुम माँ से घर का काम करवाती हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि माँ के पैरों में कितना दर्द होता है? क्या, किसने कहा तुमसे? माँ ने कहा तुम्हें ये सब? उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और ये तुम्हें मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है? समीर, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं है? कितने सालों से पहचानते हो तुम मुझे, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसी हूँ? तुम उन दोनों की बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? वो सब मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो दोनों मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। समीर की बातें सुनकर कोमल को बहुत दुख होता है। अब आगे कोमल के साथ क्या होने वाला है? क्या रिंकी अपने इरादों में कामयाब हो जाएगी? ये जानने के लिए आप हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रिंकी ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना बनाकर समीर और कोमल में झगड़ा करवाती थी। पता नहीं ये कोमल को क्या हुआ है, पहले तो वो ऐसी नहीं थी। वो पहले माँ का कितना ख्याल रखती थी, मुझे पता नहीं था कि कोमल इस तरह बदल जाएगी। और दूसरी तरफ कोमल भी परेशान थी। क्या समीर को मुझ पर इतना भरोसा नहीं रहा? पता नहीं माँ जी और रिंकी इन्हें क्या सुना रही है मेरे बारे में। मैं तो उन दोनों का कितना अच्छा ख्याल रखती हूँ। हे भगवान, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखा माँ, मेरा कमाल, मैंने कैसे उन दोनों में दरार डाल दी। अब तो घर में आपका ही राज चलेगा, उस कोमल का नहीं। हाँ बेटा, तूने बहुत ही बढ़िया काम किया है, जो मैं आज तक नहीं कर पाई वो तूने एक हफ्ते में ही कर दिया। अच्छा सुन, अब वो कोमल को छोड़ देगा ना? हाँ माँ, बिल्कुल छोड़ देगा। रोज रोज ऐसे झगड़े कौन बर्दाश्त करेगा। बस मेरा आखिरी दाव बाकी है, उसके बाद में तो उनका डिवोर्स होना पक्का है। वो कल रोते हुए घर को छोड़कर चली जाएगी, आप बस देखती जाओ। अब कोमल की सास बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका बेटा वापस उसके पास आने वाला था। अरे दीदी, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हो? समीर, मेरा सोने का हार कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है, वहीं पे होगा, वापस चेक करो, मिल जाएगा। नहीं समीर,
हार वहाँ पर नहीं है। मैंने सब जगह देख लिया, माँ से भी पूछा, उन्हें भी नहीं पता। अभी भाभी से पूछना बाकी है। ठीक है, मैं अभी उससे पूछता हूँ। रुको समीर, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। फिर वह दोनों कोमल के पास आते हैं। कोमल, क्या तुमने रिंकी का हार देखा? कौन सा हार? मैंने तो कोई हार नहीं देखा। अरे भाभी, सुबह से मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा। जब आप सफाई करने रूम में आई थी तब आपने कहीं रख दिया क्या? अरे नहीं कोमल दीदी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? और क्या आपने हार ऊपर रखा था? ऐसे सोने का हार ऊपर कौन रखता है? अरे मुझे आज पहनना था, इसलिए मैंने ऊपर ही रख दिया था। क्या आप अपना कबर्ड चेक कर सकती हैं? एक बार वहाँ देख लिया तो मेरे मन को भी शांति मिल जाएगी। क्या आप मुझ पर शक कर रही हो? अरे दीदी, आप कोमल का कबर्ड क्यों चेक करना चाहती हो? कोमल उसे क्यों चुराएगी? अरे समीर, मैं शक नहीं कर रही। मैंने तो माँ का कबर्ड भी चेक किया, बस अभी भाभी का बाकी है। अगर इनके पास नहीं है तो उन्हें देखने में क्या हर्ज है? ठीक है, मैं ही दिखाता हूँ तुम्हें। इतना बोलकर समीर कबर्ड खोलता है तो वहाँ पर रिंकी का सोने का हार होता है। वो सोने का हार देखकर समीर और कोमल दोनों भी शॉक हो जाते हैं। अरे ये क्या कोमल, दीदी का हार तुम्हारे पास कैसे आया? कैसे मतलब? इसी ने चुराया है, इसीलिए इनके पास मिला है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ये मुझसे जलती आई है और आज तो इसने चोरी भी की है। फिर रिंकी अपना हार लेकर वहाँ से चली जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया कोमल? समीर, मेरा विश्वास करो, मैंने ये सब नहीं किया। रिंकी दीदी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है और मैं ऐसा क्यों करूँगी? मेरे पास तो पहले से ही कितने सारे गहने हैं। पता नहीं रिंकी दीदी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। हर बार वो हम दोनों के बीच में झगड़ा करवा के चली जाती है। बस करो कोमल, बहुत हुआ। अब क्या तुम ये कहना चाहती हो कि खुद रिंकी दीदी ने ये हार तुम्हारे कबर्ड में रखा है? कितना झूठ बोलोगी और तुम। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम क्या छोड़ोगे मुझे? मैं ही तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है उस घर में रह के क्या फ़ायदा? सबका इतना ख्याल रखने के बावजूद भी हर रोज़ मुझ पे कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगाते जा रहे हो। और आज तो हद ही हो गई। आज तक मैं चुप थी, लेकिन अब नहीं। ये चोरी का इल्ज़ाम मैं सहन नहीं कर सकती। जा रही हूँ मैं अपने घर। इतना कहकर कोमल अपना बैग लेकर निकल जाती है और इधर समीर अपनी माँ को बताने आता है। माँ, कोमल ये घर छोड़कर चली गई है। हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते। मैं जल्दी कोमल से डिवोर्स ले लूँगा। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। समीर के चले जाने के बाद मालती बहुत खुश होती है और वो ये खुशखबरी देने रिंकी के पास आती है। अब तो समीर और कोमल का डिवोर्स होना पक्का है। मैंने तो पहले ही माँ को अपनी तरफ कर दिया था। एक बार कोमल ये घर छोड़कर चली गई तो माँ को भाई के खिलाफ भड़काने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। एक बार भाई भी घर से निकल गया तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। वैसे माँ को उनके खिलाफ भड़काना इतना आसान नहीं था, काफ़ी मेहनत लगी मुझे। उसकी सारी बातें मालती सुन लेती है। अब मालती को सच समझने में देर नहीं लगी कि उसकी बेटी रिंकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ये सब कर रही थी। फिर वह समीर के पास जाकर उसे सब सच बता देती है। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हो? आप दोनों की वजह से हम दोनों में कितना झगड़ा हुआ। क्या आपको कोई अंदाज़ा भी है? वो बेचारी कब से कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने उस पर विश्वास ही नहीं किया। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है माँ। अब मैं क्या करूँ? वो तो ये घर छोड़कर भी चली गई है। कैसे मनाऊँ उसे मैं अब? तो चिंता मत कर बेटा, हम दोनों उसके पास चलते हैं। फिर वो दोनों कोमल से मिलने उसके घर आते हैं। मुझे माफ़ कर दे बेटा, ये सब मेरी बेटी रिंकी की वजह से हुआ है। जायदाद के चक्कर में उसने तुम दोनों के बीच में झगड़ा करवा कर तुम दोनों को अलग कर दिया। मुझे ये सब नहीं पता था बेटी, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ घर वापस चल, तेरे बिना वो घर अधूरा है। हाँ कोमल, मुझे भी माफ़ कर दो। तुम्हारे इतने कहने पर भी मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया। दोबारा से ऐसा नहीं होगा कोमल। प्लीज़ वापस घर चलो। अभी हम मिलकर रिंकू को सबक सिखाएंगे। फिर वो दोनों कोमल को लेकर वापस घर आते हैं। फिर अगले दिन रिंकी और मालती बात कर रहे होते हैं कि उतने में वहाँ कोमल आती है। कितनी बेशर्म औरत है ये माँ, खुद के घर में चोरी करने के बाद भी कैसे मुंह उठाकर चल रही है। आप इसे मायके क्यों नहीं भेज देते? अरे बेटी, ये सब इतना आसान थोड़ी होता है।
समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैंने इसके ऊपर एक सॉल्यूशन निकाला है। आगे से मैं हमेशा इस कोमल के साथ ही रहूँगी। तू एक काम कर, जल्दी से हम तीनों के लिए चाय बना कर ला और उसके बाद घर में झाड़ू पोछा भी लगा दे। कहीं वापस से तेरे कमरे से कुछ चुरा ना ले। अब क्या था, रिंकी के पास अपनी माँ की बात सुनने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब वो घर का खाना भी बनाती और झाड़ू पोछा भी करती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। आज नहीं तो कल प्रॉपर्टी मिल जाएगी, इस चक्कर में रिंकी घर का सारा काम करने लगी थी। अरे बेटा सुन, तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे इस कोमल पर भरोसा नहीं है, तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम के नाम करना चाहती हूँ। उसका क्या प्रोसीजर है वो देखना। तो अपनी माँ की बातें सुनकर रिंकी का मुंह खुले की खुला ही रहता है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उसने ये सारा ड्रामा किया, अब वो उसे नहीं मिलने वाली थी। फिर अगले दिन, माँ मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी बेटा? तू 2 महीने रुकने वाली थी ना? अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। नहीं माँ, इन्हें मेरी बहुत याद आ रही है। इतना कहकर रिंकी वहाँ से चली जाती है। मालती को बहुत खुशी होती है कि उसने अपनी बेटी को सबक सिखा ही दिया। उस दिन के बाद वो सब मिलकर प्यार से रहने लगते हैं। गीता एक कामचोर लड़की थी। वो घर का सारा काम अपने भाभी और माँ से ही करवाती थी। एक दिन वो सोफे पे लेटी हुई होती है और अपनी भाभी को आवाज़ लगाती है, अरे भाभी ज़रा इधर तो आना। फिर सीता वहाँ आती है। क्या हुआ गीता, कोई काम था मुझसे? हाँ भाभी, ज़रा वो रिमोट तो देना। फिर सीता उसे रिमोट देती है। दोनों की बातें सुनकर रेखा वहाँ आती है। अरे वाह महारानी, रिमोट साइड में पड़ा है और तूने वो देने के लिए अपनी भाभी को बुलाया? माँ मेरी पीठ बहुत दर्द हो रही है, इसीलिए मैंने भाभी को कहा। तेरे नखरे में अच्छी तरह से जानती हूँ। सीता तो फिर भी अभी आई है, लेकिन तू किस खेत की मूली है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। 1 नंबर की कामचोर है। अपना काम खुद करना सीख। शादी के बाद अपनी सास को काम पे लगाएगी क्या? जाने दो ना माँ जी, ये अभी बच्ची है और मुझे इसके काम करने में अच्छा लगता है। ये तो मेरी छोटी बहन जैसी है। तूने ये से बिगाड़ के रखा है बहू। पहले तो ये थोड़ा बहुत काम करती थी, लेकिन अब तू आने के बाद पूरी तरह कामचोर हो गई है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर गीता की शादी होती है। गीता का ससुराल और मायका पास में ही था। फिर एक दिन, हेलो भाभी, क्या आप अभी घर आ सकते हो क्या? मुझे बहुत ज़रूरी काम था। ठीक है गीता, मैं आती हूँ। फिर सीता गीता के घर चली जाती है। अरे भाभी, आज ना हमारे घर मेहमान आने वाले हैं, तो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। आप प्लीज़ सारा खाना बना दो ना। वैसे भी आपके हाथ का खाना बहुत ही अच्छा बनता है। इतना कहकर गीता वहाँ से चली जाती है और सीता उसके घर का काम कर लेती है। फिर सीता अपने घर चली जाती है। अरे बहू, कहाँ गई थी इतनी देर? माँ जी, मैं गीता के घर गई थी। उसके घर क्यों? उनके घर आज मेहमान आने वाले हैं और गीता को शॉपिंग करनी थी, तो मुझे वहाँ खाना बनाने बुलाया था। तुझे काम पे लगा के वो महारानी घूम रही थी? अब तो समझ जा बहू, गीता 1 नंबर की कामचोर है। वो बस काम से छुटकारा पाने का नया नया बहाना ढूंढती है। पहले यहाँ थी तब भी ऐसे ही करती थी, और अब शादी के बाद भी वो यही सब कर रही है। अरे नहीं माँ जी, गीता को बाहर से सामान लाना था। अगर समय पर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो वो भी आएगी ना हमारे घर। आजमा के देख ले बहू, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। फिर एक दिन सीता और उसकी सास गीता के घर आते हैं। उन दोनों को देखकर गीता बोलती है, अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। मैं आप दोनों को ही याद कर रही थी। क्यों रे, कोई काम था क्या? क्या माँ, कैसी बातें कर रहे हो आप? लेकिन अब आप आ ही गए हो तो मुझे आपके हाथ की भजिया खानी है। और भाभी, आप हमारे लिए मस्त अदरक वाली चाय बना दो। बहुत दिन हो गए आपकी हाथ की बनी चाय पिए हुए। अरे तुझे कोई शर्म वरम है या नहीं? हम तेरे घर पे मेहमान बन के आए हैं और तू हमें ही काम पे लगा रही है। अपनी भाभी से कुछ सीख। सब मेहमान नवाजी भूल गई क्या? अरे माँ, आप मेहमान थोड़ी हो, आप तो मेरी अपनी हो ना। तो ये अपनापन हमें भी तो महसूस होने दे। अब जा, हमारे लिए चाय बना के ला दे। अच्छा ठीक है माँ, मैं चाय बना देती हूँ। लेकिन भाभी, तब तक आप मेरे पौधों को पानी डाल देना। वो क्या है ना, मैं अभी वही करने जा रही थी कि उतने में आप दोनों आ गए।
ठीक है गीता, मैं अभी डाल देती हूँ। फिर सीता पौधों को पानी डालने लग जाती है। ऐसे ही आए दिन गीता अपनी माँ और भाभी से काम करवाती थी। देख बहू, अब ये ज़्यादा हो रहा है, इसे तू उसी वक्त मना क्यों नहीं कर देती? तू दिन भर अपने घर का भी काम करती है और उसके घर का भी काम करती है। अब बहुत हो गया, कल से उसके घर नहीं जाएगी तू। अपनी सास के लाख मना करने के बाद भी सीता हमेशा गीता की मदद करने उसके घर चली जाती थी। वो भी अपनी ननद को मना नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन, अब सीता और गीता को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये दोनों भी मेरी बातें नहीं सुनते। गीता तो हमेशा सीता का फ़ायदा ही उठाती है, लेकिन अब नहीं। फिर रेखा बीमार होने का नाटक करती है और वो सीता को आवाज़ देती है। फिर सीता अपने सास के कमरे में चली जाती है। अरे माँ जी, आप सो क्यों रही हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तू मेरे पास ही बैठ। लेकिन माँ जी, अभी खाना भी नहीं बना है, आपको भूख भी लगी होगी ना? आप आराम करो, मैं अभी खाना बना कर आती हूँ। नहीं बहू, तू मेरे पास ही बैठ। तू गीता को कॉल कर, उसे खाना बनाने को बोल दे। फिर सीता गीता को कॉल करती है। हेलो भाभी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ गीता, लेकिन माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। क्यों? क्या हुआ माँ को? आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाओ ना। मैं उन्हें बाद में लेकर जाऊंगी, लेकिन क्या आप अभी हमारे लिए खाना बना सकते हो? सीता की बातें सुनकर गीता परेशान हो जाती है और वो बोलती है, अरे भाभी, मैं खाना बना देती, लेकिन क्या है ना, मुझे अभी बाहर जाना है। आप ऑनलाइन खाना मंगा लो ना। गीता की बातें सुनकर सीता दंग रह जाती है, क्योंकि गीता की जगह पर और कोई भी होता तो वो अपनी माँ को देखने पहले घर चला आता। क्या हुआ सीता? क्या कहा गीता ने? आ रही है ना खाना लेकर? नहीं माँ जी, उन्हें किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है, तो वो अभी खाना नहीं बना सकती। जाने दो, मैं ऑनलाइन खाना मंगवाती हूँ। रहने दे बहू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। लेकिन माँ जी, आपकी तबीयत तो खराब है ना, तो आप खाना कैसे बना सकते हो? आप आराम कीजिए। मैं ठीक हूँ बहू, मैंने बस बीमार होने का नाटक किया था ताकि तुझे गीता की असलियत दिखा सकूँ। अब तू ही देख, मैं बीमार हूँ ये सुनकर भी वो बाहर घूमने जा रही है। उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। अरे, तू मेरी बहू होकर मुझे कितने अच्छे से समझती है, लेकिन गीता तो मेरी सगी बेटी होकर भी उसे मेरी कोई परवाह नहीं है। अब तो तू समझ जा। हाँ माँ जी, सही कहा आपने। मुझे मेरी गलती अब समझ आ गई है। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। अब जब भी कभी गीता अपनी भाभी को काम पे बुलाती तो सीता उसे मना कर देती थी। फिर गीता को अपने घर का काम खुद ही करना पड़ता था। इस तरह रेखा सीता और गीता दोनों को सबक सिखा देती है।